हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम पांडे। और मैं अगर अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट बीएड टीचर। मैंने अपना एमकॉम गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया है, उसी के साथ साथ अपना बीएड भी कंप्लीट किया। 2017 से मैं इस फील्ड में हूँ और वेरियस इंस्टीट्यूट्स के साथ मैंने काम किया है। जैसे कि मैं बता दूं, प्रेजेंट टाइम में मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं मुखर्जी नगर की कई नॉमिनल क्लासेस में पढ़ाता हूं, जहां पे मैं इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ाता हूं। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसी के अलावा जावा टी पॉइंट्स, वहाँ पे भी मैंने काम करना स्टार्ट किया है। तो ऐसे वेरियस प्लेटफॉर्म पे पिछले 3-4 सालों से एसएससी के पैटर्न्स को देखते हुए क्वेश्चंस को डिजाइन करना, ऐसे कंटेंट को डिलीवर करना, और बच्चों को से अच्छा फीडबैक ये मिला है कि जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं उससे उनके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन उनको मिला ना हो। तो ये तो रहा टोटल मेरा एक्सपीरियंस जो आपके काफ़ी काम आने वाला है। आगे मैं बात करूं तो आज मैं आपको प्लान बताने वाला हूं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का ये 100 आवर का प्लान मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें पहले स्टार्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूं इकोनॉमिक्स के प्लान के बारे में। इकोनॉमिक्स के यूनिट्स को जिस तरह से मैंने डिवाइड किया है, उसमें सबसे पहले यूनिट की अगर मैं बात करूं तो मैंने इसको टोटल 4 से 5 यूनिट में डिवाइड किया है। फर्स्ट आपकी यूनिट आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, जिससे इंट्रोडक्शन में कई बार क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स है, पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए। इसके बाद इनके डिफरेंसेस के साथ साथ किस इकोनॉमिक्स ने क्या कोड दिया, कौन से इकोनॉमिक्स माइक्रो के एक्सपर्ट है, कौन मैक्रो के एक्सपर्ट है, इन सारी चीज़ों के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट में बात करेंगे। और इसी में हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ सेक्टर्स क्या होते हैं, कि जैसे हमें पता है ना कि 3 सेक्टर्स होते हैं, कौन से सेक्टर में कितनी ग्रोथ है क्या नहीं है, उन चीज़ों के बारे में हम इंट्रोडक्शन पार्ट में बात करेंगे। यूनिट 2 सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्यों है, आप देख सकते हैं इसको मैंने 25 आवर के प्लान में कन्वर्ट किया है। रीज़न क्या है, इसमें इकोनॉमी एंड फाइनेंस, मतलब ये काफ़ी कुछ कवर करने वाला है। जैसे इसमें बात करूँ तो सबसे पहले गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी आ जाती है, जिससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, जिसे आप कहते हो गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट या फिजिकल पॉलिसी प्लस उसी में आ जाएंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस, जीएसटी, सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरह से टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी इकोनॉमी एंड फाइनेंस में। उसके बाद आप बात करेंगे यहाँ पे शेयर एंड स्टॉक मार्केट, कि बीएससी क्या है, एनएससी क्या है। इसी में आप पढ़ लेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, प्लस शेयर और स्टॉक मार्केट में यूज किए जाने वाले इंपॉर्टेंट टर्म जैसे बुल क्या है, बियर क्या है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, कितने टाइप की मार्केट होती है, जैसे कैपिटल मार्केट होती है। ओके, इस तरह से आप काफी चीजें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इसी में एक टॉपिक आएगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आप सभी को पता है कि बेसिकली क्या होता है, कि वो कौन सी एजेंसीज हैं जो हमें क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करती है जब कोई पर्सन लोन लेने जाता है। बैंकिंग अवेयरनेस की बात करूँ तो इसमें आप पहले पूरी बैंकिंग हिस्ट्री पढ़ेंगे, कि बैंकिंग हिस्ट्री में क्या है, कौन से बैंक कब बने, कब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। उसी के साथ टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में भी आप पढ़ेंगे। आपको यहीं पे टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में भी बता दिया जाएगा कि कितने टाइप्स के बैंक होते हैं, किसका क्या क्या होता है, शेड्यूल्ड क्या होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड क्या होते हैं। इसी के अलावा रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि आप सुनते हैं सेबी, आरबीआई एंड मेनी मोर रेगुलेटरी बॉडीज जो फाइनेंस को रेगुलेट करती हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज किए जाते हैं, और उसी के साथ हर एक यूनिट के बाद हम उस यूनिट पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगर यूनिट 3 की बात करूँ तो ये 5 आवर का इसलिए लिया गया क्योंकि इंटरनेशनल ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूएचओ है, इसी के साथ नाबार्ड बैंक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो काफी सारे ग्रुप्स हैं, उनके कब वो लॉन्च हुए, क्या उनका पर्पस है, क्या ईयर था, ये सारी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। तो इससे जितने भी इंटरनेशनल ग्रुप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से आ जाएगा। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन कैरी करने वाली यूनिट 2 है, जहां से आपको अक्सर क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इसी के साथ अगर मैं बढ़ूं अपनी यूनिट 3 की तरफ, तो यूनिट 3 आपकी 10 आवर की है। उसका रीजन देखिए पहले क्या है, इसमें हम काफी कुछ इंपॉर्टेंट इसमें भी पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट 3 भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चंस यहाँ से आते रहते हैं, जैसे ब्रांड अवेयरनेस, जैसे ब्रांड वगैरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, किस कंपनी का लोगो क्या है, ये सारे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। इसी के अलावा इंडस्ट्रीज कौन सी है, उनका एसोसिएशन क्या है, क्या क्या नाम है, प्लस नवरत्न कंपनियां इंडिया में कितनी है, महारत्न कंपनियां कितनी हैं इंडिया में, उनके नाम पूछे जाते हैं, उनके हेड्स के नाम पूछे जाते हैं।
मर्जर एंड एक्विजिशन की मतलब कौन सी न्यू कंपनी बनी है, किन कंपनियों का मर्जर हुआ है, उसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लानिंग से क्वेश्चन आते हैं। पुअर्टी और उसके टाइप्स प्लस पुअर्टी लाइंस, अनएम्प्लॉयमेंट और इसके टाइप्स और इसका करंट सिनेरियो क्या है, ये हम यूनिट 3 में कवर करने वाले हैं। और उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप कवर कर लेंगे। यहाँ से एग्जाम्स में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं महारत्न कंपनियों नवरत्न कंपनियों के बारे में। टाइप्स ऑफ पुअर्टी बहुत ज्यादा पूछी जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी पूछा जाता है। और 5 ईयर प्लानिंग से तो आप सभी को पता है क्वेश्चन आते रहते हैं। यूनिट 4 की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है कि ये लास्ट यूनिट है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बात करने वाले हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज जानते ही हैं कि गवर्नमेंट अलग अलग टाइप पे, तो ये थोड़ा सा आपका करंट भी कवर कर लेगा। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी करंट होगा वो आपके इसी वीडियोस में कवर हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी स्कीम्स है, इनिशिएटिव्स है, उस स्कीम को लॉन्च कब किया गया, उसका क्या आउटपुट रहा, कौन सी नई स्कीम आने वाली है, तो तब तक के जितनी भी स्कीम्स आए रहेंगे उन सभी को हम क्या करेंगे, इसमें मर्ज करेंगे। और लास्ट में जो आपकी एक क्लास होगी वो बेसिकली क्या होगी, इन सभी इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर में एसएससी में पूछे गए सभी क्वेश्चंस का मर्जअप होगा और उसको हम बेटर प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि एक बार अगर हमने यूनिट फिनिश की तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कितने क्वेश्चन किए, और फिर हम एक रिवर्स मैकेनिज्म अपनाएंगे कि क्वेश्चंस के थ्रू अपने चीजों को रिकॉल करेंगे। तो ये रहा आपका एक 50 आवर का प्लान इकोनॉमिक्स का। और इसके पढ़ने के बाद मैं गारंटी देता हूँ इससे बाहर का कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पिछले 4 सालों का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। इससे बाहर के क्वेश्चन कभी नहीं आए और इसीलिए मैंने इसको बहुत ही प्रॉपर यूनिट में डिवाइड किया है। चलिए इसके साथ बढ़ते हैं ज्योग्राफी की तरफ। ज्योग्राफी के बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। और ज्योग्राफी को मैंने, क्योंकि काफी ब्रॉड सिलेबस है, तो इसको मैंने छोटे छोटे काफी सारे आप देखेंगे तो यूनिट्स में बांट रखा है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। जैसे पहले यूनिट 1 की बात करें, द यूनिवर्स, सोलर सिस्टम्स। सोलर सिस्टम में जो भी है भाई, जितने भी हमारे प्लैनेट हैं उनका रिवॉल्विंग का सराउंडिंग क्या है, ऑर्डर क्या है, इसी के साथ साथ इनसे पूछे गए क्या किस तरह के क्वेश्चन है, एस्ट्रॉइड क्या है, एस्ट्रॉइड्स क्या है, ये सारी चीजें आपको सोलर सिस्टम में एक क्लास में इतने अच्छे से लर्न किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा कि नेक्स्ट टाइम सोलर सिस्टम से कोई क्वेश्चन बाहर से ना आए। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो आपको पता है इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी बात की जाती है कि वर्ल्ड में क्या होते हैं भाई, ग्रासलैंड्स हैं, जैसे कि ग्रासलैंड है। इसके अलावा आप बात करेंगे कि वर्ल्ड्स में माउंटेन रेंजेस हैं। माउंटेन रेंजेस के अलावा अगर आप बात करें तो इसमें आप वहाँ के प्लेटूज, लेक्स और भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो पॉपुलर क्वेश्चंस हैं इस 3 आवर की क्लास में 2 आवर्स में हम डिस्कस करेंगे और 1 आवर इसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि जितने भी क्वेश्चन है उन सबको आप एक बार आपकी आंखों के थ्रू होके जाए। प्लस इसी के साथ साथ एक होता है ना कि पॉपुलर कोड्स होते हैं कि इनको किसी स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है, वो सारी चीजें भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 3 आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। क्या है देख लेते हैं। जनरल ज्योग्राफी एंड फिजिकल फीचर, इसमें सब कुछ हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। जैसे लिखा है कि बेसिक कंसेप्ट इन द ज्योग्राफी, कि क्या होती है, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें फिजिकल फीचर्स की बात पढ़ेंगे। इसी के साथ इंडिया की वर्ल्ड मैप पे लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया, कई बार दर्रों के नाम पूछे जाते हैं, तो दर्रे के नाम यहाँ पे हमको पढ़ना है कि कौन सा किस स्टेट को या किस कंट्री को जोड़ता है। इसी के अलावा इंडियन सिटीज और उनके निकनेम होते हैं, जैसे कोई मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है, ठीक है, ऐसे ही कोई गार्डन सिटी है, तो ये किन सिटीज के नाम है, ये एक छोटी सी एक क्लास में आराम से हो जाएगा। प्लस इंडियन स्टेट बॉर्डर्स, कौन सा किससे अटैच है, प्लस इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर कहाँ किससे अटैच है, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए। उससे बाद सबसे इंपॉर्टेंट हिमालयन माउंटेन्स, जिसमें वो 3 रेंजेस आप पढ़ने वाले, हिमाद्री, शिवालिक, हिमाचल, प्लस पेनिनसुलर प्लेटू, पूरा हम इसमें कवर करेंगे। तो ये सारे क्या है, जैसे हिमालयन माउंटेन्स अगर पढ़ते हैं तो ये पूरे 2 आवर्स का लेक्चर होता है। पेनिनसुलर प्लेटू 2 आवर्स का लेक्चर या उससे मोर देन एक्सटेंड होता है। और लास्ट के हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है जीके जीएस के पार्ट में, स्पेशली ज्योग्राफी वगैरह में, किसी भी में, कि जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं चीजें उतनी आसान होती हैं। जो 4th यूनिट है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 10 आवर का मैंने लिया है। इसमें क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट क्या है, मानसून क्या है, साउथ वेस्ट मानसून क्या है, कहाँ से मानसून इंडिया में आता है, किस मानसून से दिल्ली में बारिश होती है, किस मानसून से मुंबई, गुजरात और पंजाब में बारिश होती है, इनका मंथ क्या होता है। इसी के साथ सॉइल प्रोफाइल पूरी पढ़ेंगे कि भाई किस स्टेट में कितने टाइप की सॉइल होती है, कौन सी सॉइल किस तरह के वेजिटेशन के लिए अच्छी होती है। मतलब इसमें आप एक तरह से समझे कि सॉइल के साथ साथ आप
क्रॉप्स के भी बारे में पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया, कौन सा स्टेट कौन सी क्रॉप उगाता है, किस क्रॉप्स में इंडिया नंबर 1 है, नंबर 2 है, ये सारी चीजें। वेजिटेशन की बात करेंगे तो इसमें आप वेजिटेशन के साथ साथ वाइल्ड लाइफ भी पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ के साथ साथ वेजिटेशन की बात की गई तो इसी में आप सारे नेशनल पार्क पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, इसमें आपका स्टैटिक जीके ऑटोमेटिक कवर होता रहेगा। तो जब आप स्टैटिक जीके पढ़ने बैठेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि मेरे ज्योग्राफी के लेक्चर में मैक्सिमम स्टैटिक जीके तो आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी लगभग में पैरेलल चलती हैं। तो काफ़ी चीज़ें आपके स्टैटिक जीके के कवर होने वाले हैं, जैसे कि आपके आप कह सकते हैं कि जितने भी नेशनल पार्क है कवर हो जाएंगे, मिनरल्स, माइंस, प्लेटूज, पोर्ट्स, ये सारे कवर हो जाएंगे। इसके आगे अगर हम बात करें तो यूनिट 5 जो है ये आपको सभी को पता है कि इंपॉर्टेंट है, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में आपको सभी को पता है कि हमें इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एज वेल एज साउथ इंडियन रिवर्स जितनी हैं उन सभी के बारे में, जितनी भी साउथ इंडियन रिवर्स हैं उन सभी के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है इनके बारे में। तो इस ड्रेनेज सिस्टम में हम इनके बारे में कवर करेंगे और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इकोनॉमिक जियोग्राफी की बात करें तो इसी में मैंने बोला ये स्टैटिक का ही एक तरह का पार्ट हो जाएगा, जिसमें आप मेजर पोर्ट्स, मेजर डैम्स, मेजर कोल फील्ड्स एंड मिनरल्स, कौन से मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, कितनी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, इंडिया की रैंकिंग उसमें कितनी है, ये सारे टॉपिक्स आपके यहाँ कवर हो जाएंगे। और लास्ट आपका है ह्यूमन जियोग्राफी। ये थोड़ा सा आपको सुनने में नया भले लग रहा हो लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें आप पाएंगे कि हम इंडिया के पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन देखेंगे कि क्या रेशियो है, इंडिया की पॉपुलेशन से पूछे जाने वाले क्वेश्चन, इंडिया में कितने रेशियल ग्रुप्स हैं, क्या ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ट्राइबल ग्रुप से भी काफी बार सवाल पूछे गए हैं। इसी के अलावा इंडिया का सेटलमेंट रूरल कितना है एंड अर्बन कितना है, अर्बन एरियाज में क्या सिनेरियो है, रूरल एरियाज में क्या सिनेरियो है, ये सारी चीजें डिस्कस करते हुए लास्ट में 2 आवर्स जो मैंने आपके लिए रखे, ये जितने भी एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या अदर एग्जाम्स में, आरआरबी वगैरह में भी, रेलवे में पूछे गए, उन सभी का एक मिक्सअप होगा, ताकि हम सभी चीजों को, हर एक यूनिट के बाद तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, लास्ट में उन्हीं क्वेश्चंस को मर्ज करके किया जाएगा, क्योंकि जितने अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करने वाले हैं उतनी चीजें हमारी क्लियर होने वाली हैं। और इसी के साथ हमारा 100 आवर का प्लान कंप्लीट होता है, जिसमें 50 आवर्स आपको क्या है, इको के लिए है और 50 आवर आपके लिए है ज्योग्राफी के लिए। और मेरा ऐसा मानना है कि इतनी इस कंटेंट के पढ़ने के बाद कहीं से भी आपके क्वेश्चन छूट जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। 100% गारंटी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ चांसेस 90% से ज्यादा है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ आई एम गोना एक्सप्लेन यू अ वेरी स्मॉल टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि सबसे पहली यूनिट में ही आप क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में सेक्टर्स के बारे में बताता हूँ कि इंडियन इकोनॉमिक्स के जो सेक्टर्स होते हैं, तो सेक्टर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, यहाँ से कुछ जनरल क्वेश्चन आते हैं और बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम बात करें सेक्टर्स की, तो देखिए यार, किसी भी इकोनॉमी को ना 3 सेक्टर में बेसिकली बांटा जाता है, किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। अगर आपको ये क्वार्टरनरी और क्वाइनरी जो दिख रहे हैं ये टेरिटरी सेक्टर के ही पार्ट हैं, तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं समझाता हूँ। प्राइमरी को आप हिंदी में प्राथमिक भी कहते हैं, ठीक है, सेकेंडरी को द्वितीय, और सर्विस टेरिटरी सेक्टर को आप सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, रेड कॉलर, ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर एंड गोल्ड कॉलर। ये शब्द ये दर्शाते हैं, ये सब उन बातों को बताते हैं कि रेड कॉलर का मतलब थोड़े लोअर दर्जे की जॉब, मतलब जिसमें मेहनत ज्यादा करना है, जैसे लोअर और हायर जैसा कुछ नहीं, लेकिन एक मेहनत ज्यादा करना है। ब्लू कॉलर जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड है, ब्लू कॉलर जॉब मतलब ऑफिस जॉब मिल जाती है। टेरिटरी सेक्टर व्हाइट कॉलर जॉब मतलब एसी रूम में बैठ के आप ऑफिस से काम चल रहे हैं। सेकेंडरी में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं। तो समझते हैं आज की प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में क्या डिफरेंस होता है। क्लास 6, 7, 8 के भी इकोनॉमिक्स में ये चीजें मेंशन ही होती हैं। तो समझते हैं, प्राथमिक का मतलब ही हो गया कि भाई प्राथमिक की बात की गई है तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में आपके पास आती है एग्रीकल्चर, जिसे आप कहते हो बेसिकली खेती, किसान जो आता है भाई वो हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। फ्यूल्स, जितना भी ईंधन है, अब ईंधन में कोई भी ईंधन हो गया, चाहे वो क्रूड ऑयल हो गया या घर वो लकड़ी किसी ने बटोरी हो, लकड़ी से आग जला रहा हो, या वो डीजल हो, या वो मतलब क्रूड ऑयल जो भी हो गया, या नेचुरल गैस हो, ये सारे क्या है बेटा, ये सारे के सारे किस में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। फिशिंग, मछली पालन अगर आप कर रहे हैं तो वो भी किसका है, प्राइमरी सेक्टर का काम है। इसी के अलावा अगर आप फॉरेस्ट्री है भाई, कि जंगल या जंगल से फॉरेस्ट से मिले हुए प्रोडक्ट, चाहे ये मेटल्स हो या मिनरल्स हो, जितनी भी माइनिंग का काम होता है,
माइंस होती हैं, वो सारे किस में आती है बेटा, प्राइमरी सेक्टर में आती है। अगर आप प्राइमरी सेक्टर को सिंपल लैंग्वेज में कहो तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब है कि भाई रॉ मटेरियल, आप क्या कहोगे, रॉ मटेरियल। प्राइमरी सेक्टर क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, कच्चा माल। किसी भी चीज के उत्पादन के लिए आपको क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। भाई रोटी बनानी है तो गेहूं की जरूरत है, गेहूं कहाँ उगेगा, इस खेत में, वहां से वो आटा बनेगा ना। तो देखिए एक सिंपल सी बात समझिए कि एक गेहूं, खेत से जो गेहूं है वो बिस्किट में अगर कन्वर्ट होता है, ठीक है, बिस्किट में कन्वर्ट होता है, आप बिस्कुट कहिए या बिस्किट कहिए या किसी भी प्रोडक्ट में, ब्रेड में कन्वर्ट होता है अगर वो, तो सोचिए ना कि यहां तक इसका जो कन्वर्जन है उसके लिए उसको कई प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा। तो भाई वीट उगाया कहाँ जाता है, वीट जो उगाया जाता है वो उगाया जाता है फार्मर के थ्रू, फार्मर के थ्रू उगाया गया तो वो खेती का काम हुआ सर। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर, तो वीट क्या है, एक रॉ मटेरियल है। अब ये फैक्ट्री में जाके क्या होगा, बेसिकली मैन्युफैक्चर होगा। तो सिंपल सी बात समझिए, जो भी नेचुरल वे में या हमारे थ्रू उगाए गए ये इन सेक्टर्स में चीजें आती हैं, एग्रीकल्चर, फ्यूल, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, मेटल्स एंड मिनरल्स, जो भी रॉ मटेरियल रेडी होता है उसे आप क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। इसी के साथ अगर आप बात करें सेकेंडरी सेक्टर, तो जैसे कि मैंने बोला कि जो रॉ मटेरियल है उसको भाई अगर आपको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है तो उसमें काफी सारे चेंजेस लाएंगे। तो वो किस में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब जितनी भी फैक्ट्री हो गई। अब ये फैक्ट्री चाहे स्मॉल स्केल हो, घर के अंदर 2 मशीनें लगा दीजिए आप, चाहे आप इसको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कह लीजिए, कहने का मतलब काम तो मैन्युफैक्चरिंग का कर रही है। रिफाइनिंग किससे रिलेटेड है भाई, रिफाइनिंग तो रिलेटेड है क्रूड ऑयल से। जो क्रूड ऑयल है, जो नेचुरल गैस है, जिस फॉर्म में फाइंड आउट किए जाते हैं क्रूड ऑयल को, उस तरह से नहीं। जब क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है तो क्या बनता है सर, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है। तो जो पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, केरोसिन ऑयल हुआ, तारकोल हुआ, ये कब बना, क्रूड ऑयल को हमने रिफाइन किया, रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया, कहां पे, किसी फैक्ट्री में, रिफाइनरी में। तो ये सारे किस में आ गए, जहां पे रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग की जाती है, उनमें चेंजेस लाए जाते हैं, फिनिश गुड्स की तरफ बढ़ाया जाता है या फिनिश गुड्स रेडी किया जाता है, वो जगह होती है सेकेंडरी सेक्टर। तो इंडिया में सेकेंडरी सेक्टर एक अच्छा खासा मतलब जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। सबसे कम हमारा प्राइमरी सेक्टर करता है, जिसका परसेंटाइल 13 से 14, 15 इसमें वैरी करता रहता है, किसी साल कम किसी साल थोड़ा ज़्यादा। इसी तरह से अगर आप बात करेंगे तो अगर आप सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी में मोर देन 25% का कंट्रीब्यूशन है। तो सेकेंडरी सेक्टर की हालत बहुत बुरी नहीं है, लेकिन एकदम टॉप पीक पे भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी हम अगले आगे वाले स्लाइड्स में बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे। फूड प्रोसेसिंग का मतलब आप समझते ही हैं कि भाई जैसे मैंने बोला ना, वीट से, गेहूं से आटा बनाना, ठीक है, ब्रेड बनाना, बिस्किट बनाना, ये क्या है, फूड में प्रोसेसिंग ही तो की है आपने। तो ये जो प्रोसेस का काम है, प्रोडक्शन का काम है, ये सारा का सारा सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। अब आपको यहां से जो क्वेश्चंस आएंगे तो आपको आसानी से जवाब देना इजी रहेगा। अगर आगे बढ़े और टेरिटरी सेक्टर की बात करें तो देखिए यार, इसमें बोला गया सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र जिसे आप कहते हैं। अब इसमें आपकी बैंकिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग, ठीक है, ये जितने भी कम्युनिकेशन सेक्टर की चीजें हैं ये सेवा क्षेत्र में आती है। ट्रांसपोर्ट भी अपने आप में सेवा क्षेत्र है। अब वो चाहे एयर ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वाटर ट्रांसपोर्ट हो, चाहे लैंड ट्रांसपोर्ट हो। कम्युनिकेशन मैंने बोला ना, कम्युनिकेशन में आप कुछ भी ले लीजिए, आजकल चलिए सोशल मीडिया ले लीजिए, ये क्या है, एक तरह की सेवा है। न्यूज़पेपर आ रहा है, न्यूज़ रिपोर्टर्स आ रहे हैं, यूट्यूब है, ये क्या है भाई, ये सारी की सारी एक तरह की सर्विस है, ठीक है। तो जो फिनिश गुड्स, मान लीजिए भाई कि बिस्किट रेडी हो गया, बिस्किट कंपनी में बन के रेडी हो गया, क्या वो आप तक पहुंचा, नहीं, वहां से उसको ट्रांसपोर्ट करके लाया जाएगा शॉपिंग मॉल्स में, शॉपकीपर पे, शॉपकीपर के पास सब लेबल होगा और आप खरीदते हैं फिनिश गुड्स। आप क्या खरीदते हैं, फिनिश गुड्स। आप पैसा पे करते हैं और आपको मिलता है फिनिश गुड, पूरा तैयार हुआ माल आपको मिल जाता है एकदम प्रॉपर वे में, फाइनल गुड्स की तरह, फिनिश गुड्स की तरह। तो उस तरह से क्या हुआ, ये जो भी आपके आसपास, अगर आप सिटी में रहते हैं तो लगभग में आपके आसपास की चीजें सर्विस सेक्टर में आती है। और इसी तरह से आपकी जॉब भी टेरिटरी सेक्टर में है और ये इंडिया में 50% से प्लस कंट्रीब्यूट करता है। और अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में जो सेक्टर 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करे तो माना जाता है कि उस कंट्री की इकोनॉमी उसी सेक्टर पर बेस है। तो इंडिया की इकोनॉमी, एक टाइम था जब हम भारत को कहते थे कि ये कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज अगर हम बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी कहेंगे कि टेरिटरी सेक्टर पर बेस है, सेवा क्षेत्र पर बेस है, क्षेत्र पे बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे हमारी इकोनॉमी का मैक्सिमम 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन अकेले ये सेक्टर करता है। तो आई थिंक
चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। चलिए इसी के साथ बता दें कि भाई अब टेरिटरी सेक्टर में ही क्या किया गया है, चीज़ों को लेयरिंग की गई है कि अगर आप बैंकिंग, आईटी, एजुकेशन या नॉलेज सेक्टर में जॉब करते हो तो वाइट कॉलर जॉब कही जाएगी, जिसे कहते हैं थोड़ी सी रिस्पेक्टेड जॉब या इज्जतदार जॉब, ऐसा हमारी सोसाइटी का मानना है। ठीक है। और उसी के साथ अगर आप बाइनरी सेक्टर की बात करें तो अगर आप उसमें बड़ी हाई प्रोफाइल में सीईओ हैं, साइंटिस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, तो आपकी रिस्पेक्ट सोसाइटी में और ज़्यादा है। और इसी के साथ बोला जाएगा कि आपकी जॉब गोल्ड कॉलर है, हालांकि ये टेरिटरी सेक्टर में ही आता है। तो आप बताइए, आपकी जॉब करने का क्या, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये किस सेक्टर में आपको जॉब मिलेगी? या भाई आप अगर आईएएस यूपीएससी के थ्रू जाते हैं तो आप आईएएस गोल्ड कॉलर में जाएंगे, अदरवाइज आप व्हाइट कॉलर जॉब के लिए तो ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं। तो व्हाइट कॉलर जॉब और गोल्ड कॉलर जॉब के बीच में आपकी लड़ाई है, और इस लड़ाई में मैं आपकी हेल्प करने के लिए आता हूं आपके साथ। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। बाय।